राम राम सभी को, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाली कंपनी है रूलका इलेक्ट्रिकल्स। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो किस तरीके से हमें लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए हमको ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में कंपनी लॉन्ग टर्म में किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है उसका भी थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे 16 मई से 21 मई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, और यहाँ पे कंपनी ने 235 रुपये का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। तो यहाँ पर आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,41,000 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी यहाँ पर 19 करोड़ 80 लाख रुपीज़ यहाँ पे कंपनी उठाना चाह रही है, जो कि कंपनी के पास में जाने वाले हैं। और 6 करोड़ 60 लाख रुपए की कंपनी में एक शेयर होल्डर है जिसने पहले ही खरीद लिए थे कंपनी के शेयर्स, बहुत पहले खरीद लिए थे। वो यहाँ पे शेयर्स अपने बेचने वाला है। लगभग 2,98,000 के आसपास में उसके पास में शेयर्स हैं यहाँ पर। उसमें से 2,80,000 शेयर्स को यहाँ पे बेच रहा है। सो अच्छे खासे शेयर्स बेच रहा है पुराना शेयर होल्डर कंपनी का। कंपनी के मालिक लोग, जो प्रमोटर लोग हैं, वो यहाँ पे शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल जो आईपीओ की साइज हो गई इस वजह से वो है 26 करोड़ 40 लाख रुपए। अब कंपनी करती क्या है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो कंपनी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स लेती है। जैसे कि मान के चलिए किसी को वेयर हाउस बनवाना है, किसी को नया घर बनवाना है, किसी को फैक्ट्री बनवानी है, तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिकल का जो काम होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट होगा, किस तरीके से वायरिंग लगेगी, जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके से लगेंगे, और बाद में आगे चल के उन इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उस चीज़ का मेंटेनेंस का काम भी चलता रहता है। सो मेंटेनेंस सर्विस भी कंपनी देती है। सो शुरुआत से लेके ईपीसी सर्विस, मतलब इंजीनियरिंग की किस तरीके से पैनल्स लगेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगी, किस तरीके से वायरिंग होगी, उसका इंजीनियरिंग करती है। फिर प्रोक्योरमेंट कौन कौन सा माल की ज़रूरत पड़ेगी, तो माल सारे खरीदती है, और बाद में कंस्ट्रक्शन मतलब उसको इंस्टॉल कर देती है। अब ध्यान से इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि 100% ऑफ इट्स रेवेन्यू आर थ्रू टर्न की प्रोजेक्ट्स। दैट मीन्स कि कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स ये लेती है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लेती है। कस्टमर डायरेक्ट इनको अप्रोच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कस्टमर सिर्फ एक मतलब अपना जो है काम दे रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, और बाद में कॉन्ट्रैक्टर जो है इनके साथ में मिल के काम कर रहा है। तो इस तरीके से कंपनी के प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कंपनी को देखते हैं कि यहाँ पे आज के दिन 92 एम्प्लॉयज़ हैं, और कंपनी का अगर हम वेबसाइट को चेक करते हैं तो कंपनी की वेबसाइट में सर्विसेज काफ़ी सारी हैं। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, मेनली जो है जितने भी हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं सारे के सारे ही, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे होते हैं, राइट, तरीके होते हैं। फायर फाइटिंग का किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट होती है, वो फायर क्रिएट हो सकती है, तो उसकी अप्लाइंसेज प्रोवाइड करना, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड बाद में इनके जो आज के दिन क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। वेयर हाउस क्लाइंट्स, रिटेल क्लाइंट्स, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, होटल एंड हॉस्पिटल क्लाइंट्स। सो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन का काम है वो वहाँ पर कंपनी बीच में आ जाती है। आज के दिन अगर देखा जाए किस तरीके से कंपनी कमाई करती है, तो 19 करोड़ 2021 में कमाई थी, फिर 36 करोड़ लगभग यहाँ पर डबल हो गई कंपनी का रेवेन्यू, सेल डबल हो गई। उसके बाद में फिर 30% से सेल अगेन इंक्रीज हुई, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं यहाँ पे। फिर इस साल जो है अगेन 50% से सेल फिर से इंक्रीज हुई, और नेट प्रॉफिट्स जो है वो हर साल डबल हो रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है कभी कभी तो। अब इसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट्स को देखते हैं और इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, तो अगले 5 साल के अंदर में कंपनी जो आज वैल्यू मांग रही है वो 100 करोड़ रुपए की कंपनी की पूरी की वैल्यू मांग रही है, और 5 करोड़ रुपए आज के दिन इसका वो नेट प्रॉफिट्स हैं। तो इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा, हर साल डबल होता रहा, तो अगले साल 10 करोड़, उसके अगले साल 20 करोड़, उसके अगले साल 40 करोड़, उसके अगले साल 80 करोड़। 4 साल के अंदर में कंपनी सालाना इतना कमाने लग जाएगी जितना आज के दिन कंपनी पूरी कंपनी की वैल्यू मांग रही है। बट ऐसा पॉसिबल लॉन्ग टर्म में होता नहीं है, बिकॉज कंपनी जब छोटी होती है तो पैसे कमाना आसान होता है, राइट। बाद में जब बड़ी हो जाती है तो फिर और बड़ा होना कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगने लग जाती हैं, फिर सिचुएशंस बनने लग जाती हैं कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को लेके। तो मैनेजमेंट अच्छा होता है तो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी तक तो देखते हुए लग रहा है कि मैनेजमेंट काफ़ी ठीक है अभी तक। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की, तो यहाँ पर आज के दिन कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है। सो कंपनी के पास में कोई बेसिक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, बोले सिर्फ मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली कंपनी सर्विस सेगमेंट में है तो कंपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर में ही रिक्वायर्ड रखेगी, क्योंकि पैसों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। बिजनेस के अंदर जो पैसों की ज़रूरत है उसको पूरा करना है हमें, राइट। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन में कोई दिक्कत कंपनी के अंदर में नजर आती हुई दिख रही है। सो पहले तो हम चीज़ों को ये देख लेते हैं कि कंपनी में कौन है जो कि बंदा बेच रहा है। तो अभय कांतिलाल शाह HUF नाम से कोई मतलब अकाउंट है जिन्होंने ये शेयर्स पहले ही खरीद लिए थे, वो अभी यहाँ पर बेच रहे हैं, और ये शेयर होल्डर है यहाँ पर, ओके। ये प्रमोटर खुद नहीं है, शेयर होल्डर है।
पब्लिक के अंदर कैटेगरी के अंदर में ये शेयर आता है। 10 रुपये का इनको एक शेयर पड़ा है और आज के दिन ये अच्छे खासे 243 कितना है 235 रुपये के अंदर में बेच पा रहे हैं। दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा खासा इनको गेन यहाँ पर मिल पा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का, जो कि एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, वो ये है कि कंपनी किसी एक क्लाइंट के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, या फिर बहुत कम क्लाइंटों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। पहले जैसे 2021 में बात करते हैं तो कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से इनका कंपनी का रेवेन्यू 85% था, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से 51% शेयर होल्डिंग ही आती है, मतलब रेवेन्यू आता है। तो जब आप एक ही कस्टमर के ऊपर में रिलाई करते हो या फिर बहुत कम कस्टमर्स पे ही डिपेंडेंट रहते हो, तो फिर आपको अगर वो कस्टमर छोड़ के चला जाता है तो फिर आपकी जो हालत ख़राब हो जाती है कंपनी की। बट यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे टाइम के साथ में कस्टमर्स बढ़ाती ही जा रही है, जिसकी वजह से किसी एक कस्टमर पर रिलायबिलिटी नहीं है, मल्टीपल कस्टमर्स कंपनी के पास में। दैट्स अगेन ए गुड थिंग। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन बैलेंस शीट किस तरीके से काम कर रहा है, तो बैलेंस शीट का अगर आज के दिन साइज देखा जाए तो यहाँ पे 41 करोड़ की साइज है लगभग कंपनी की बैलेंस शीट की, जिसमें मेनली जो मेरे को इश्यू आता है यूजुअली वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही आता है। बट यहाँ पे कंपनी ने दिखाने की कोशिश की है कि 12 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर था और इस बार 11 महीने के अंदर में इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बढ़ के 9.5 करोड़ रुपए हो चुका है। अगेन यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई है, वो ये है कि ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अंदर में 9 करोड़ ही दिखाए, जबकि इनका एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 15 करोड़ तो ये है और 9 करोड़ ये है, तो ये कितना हो गया लगभग 26 करोड़ रुपए के आसपास में, 25 करोड़ के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कंपनी के। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी सी अपनी चालाकी दिखाई है कि कंपनी बोल रही है कि हमने काम तो कर दिया है बट हमने अब इसकी रिसिप्ट नहीं काटी है और उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है क्योंकि हमने रिसिप्ट ही नहीं काटी। बट वो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में आएगा, क्योंकि रिसिप्ट काटते ही तो अगर पेमेंट नहीं आया तो वो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में आ जाएगा। तो कंपनी ने यहाँ पे चालाकी दिखाने की कोशिश की है, उसको अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाल दिया। और अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में अगर डालते हैं यहाँ पे देखते हैं तो अनबिल्ड रिसीवेबल्स, तो अगर इनको बिल्ड कर देते तो रिसीवेबल्स में सेगमेंट में चले जाते, जिसकी वजह से इनकी जो एक्चुअली ये बैलेंस शीट की जो साइज है, कंपनी की जो साइज है उसमें 40 करोड़ की तो पूरी साइज है, उसमें से 25 करोड़ रुपए तो ट्रेड रिसीवेबल्स में, मतलब माल बिक चुका है, काम हो चुका है, बट उसका बिलिंग ही नहीं किया, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स कम दिख रहे हैं। सो कंपनी की बैलेंस शीट का लगभग 70% जो हिस्सा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में है, माल काम हो चुका है बट पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये दिखाने की कंपनी को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कंपनी ने लोन उठाया है और कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा डाला गया है और पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू। तो अब पैसे को कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, और कहाँ दिखाना पड़ेगा, तो कंपनी ने ये नया तरीका अपनाया। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स ये अनबिल्ड वाला अगर कैटेगरी में रहता है, कई बार होता है कि मान के चलिए कि 2023 में जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, 2022 में जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो उस साल बिल्ड नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर की उसको कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उसको अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये इसी साल क्यों हुआ? पिछले साल तो नहीं हुआ, उसके पिछले साल भी नहीं हुआ, उसके पिछले साल भी नहीं हुआ, इसी साल क्यों हो गया? राइट। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क मैनेजमेंट की जो होती है ना दिमाग लगाने वाली, उसके ऊपर में सवाल खड़े करता है कि मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को क्या चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। राइट। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि यही चीज़ छुपाने की वजह से ही, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कंपनी अगर जितना काम कर रही है पैसा टाइम पर आ रहा है तो फिर कंपनी का लोन जो है वो नहीं बढ़ेगा इतना ज़्यादा। बट यहाँ पे कंपनी का लोन देख रहे हो हर साल बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे 5.5 करोड़, यहाँ पे 11 करोड़, तो लोन भी बढ़ रहा है। तो क्लियर शो कर रहा है कि पैसा रिकवर नहीं हो रहा, आगे के काम करने के लिए कंपनी को दूसरे सोर्सेज से पैसा उठाना पड़ रहा है। ये दिख रहा है कि पैसा उठाना पड़ रहा है, रियलिटी उठाना पड़ रहा है। राइट। तो बाकी मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। अगर कंपनी 2024 के फाइनल रिजल्ट तक अगर ये चीज़ को सॉल्व कर लेती है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी खराब दिख रही है मुझे अभी के लिए, फिलहाल के लिए। बाकी रिजल्ट में अगर हमें इसमें सुधार दिखता हुआ नजर आएगा तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से कंपनी अच्छी हो जाएगी। बाकी फिलहाल के लिए अगर जीएमपी के बेसिस के ऊपर देखते हैं तो जीएमपी आज के दिन कंपनी का 0% है। तो अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए हम लोग इसमें अप्लाई करना चाहें तो जीएमपी में देखना है कि लगभग 50% से ऊपर रहे। जब ये आईपीओ का क्लोजिंग डेट आए उस वक्त तक 21 तारीख तक जीएमपी जो 50% से ऊपर रहे तो हम लिस्टिंग गेन्स के लिए ही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंपनी बहुत अच्छी थी, अगर ये हालांकि यहाँ पर ना दिखाती तो कंपनी की बहुत अच्छी चीज़, सिचुएशंस काफ़ी अच्छी बनी हुई है। बट अब ये चीज़ दिखाने की वजह से क्या सवाल आ गया कि एक्चुअली कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल भी रहे हैं कि कुछ और बात है यहाँ पे है। तो वो एक सवाल आ गया वहाँ पर
वो सवाल नहीं आता तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो। सी